मुंबई वो शहर जो कभी नहीं नींद लेता और इसी शहर की अंधेरी गलियों में कभी एक नाम गूंजा करता था, हाजी मस्तान का। वो आदमी जिसने गरीबी की गोद से उठकर मुंबई की अंडरवर्ल्ड पर ऐसा राज कायम किया कि लोग उसे डॉन नहीं सुल्तान कहते थे। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बना हाजी मस्तान क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह, कैसी थी उसकी क्राइम कुंडली और कैसे मुंबई उसके इशारों पर चलने लगी थी। मुंबई 60 और 70 का दशक। सपनों के साथ अपराध भी उसी तेजी से बढ़ रहा था और बंदरगाह उस अपराध की सबसे बड़ी मंडी थी। यहीं से शुरू हुई एक कहानी स्मगलिंग नेटवर्क की और अंडरवर्ल्ड के नए युग की। नाम था हाजी मस्तान। मस्तान हसन मिर्जा मुंबई आया तो सिर्फ पेट पालने, लेकिन आंखें बंदरगाह की हलचल देख रही थी। छिपाते सामान उतरता और उन्हीं सामानों के बीच चल रहा था सोने चांदी का काला खेल। मस्तान पहले मजदूर, फिर बिचौलिया और देखते ही देखते बंदरगाह का कुंजी रखने वाला आदमी बन गया। समंदर के रास्ते आने वाले सोने के बक्सों का असली राजा जब मस्तान था, घड़ियां, विदेशी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और धीरे धीरे सोने के बड़े कंसाइनमेंट। मुंबई का सबसे संगठित स्मगलिंग नेटवर्क मस्तान के हाथ में आ चुका था। कस्टम ऑफिसर, पोर्ट कर्मचारी, गाड़ी चालक, हर जगह उसकी पकड़ थी। उसका नेटवर्क इतना पावरफुल था कि मुंबई पुलिस भी उसके हर कदम को पकड़ नहीं पाती थी। अंडरवर्ल्ड में एक अलग स्टाइल था मस्तान का। जहां दूसरे गैंग कट्टों और खून से रास्ता बनाते थे, मस्तान सेटिंग, डील और नेटवर्क से काम करता था। उसके राज में गोलियां कम, दिमाग ज्यादा चलता था, इसलिए उसे कहते थे दिमाग का डॉन। करीब एक दशक में हाजी मस्तान का नाम मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पर्याय बन चुका था। जहां सोने का धंधा, वहां मस्तान का नाम, और जहां मस्तान वहां कोई टक्कर नहीं। धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नए लिखराड़ी उतरते चले गए। वरदराजन और बाद में दाऊद का उभार। लेकिन शुरुआती दौर में इन तीनों में से सबसे ऊंची कुर्सी मस्तान की थी। मुंबई की रातें उसके कारवां की आहट सुनती थी और उसकी सफेद मर्सिडीज अंडरवर्ल्ड में ताकत की निशानी बन चुकी थी। मस्तान कुछ अलग ही था। न वरदराजन, न दाऊद, न कोई और, किसी में वो बात नहीं थी। मस्तान सिर्फ एक तस्कर ही नहीं था, बल्कि उसकी अदा सबसे जुदा थी। बात करने का वो स्टाइल, नजरें
दूसरी ओर करके बोलने का वो अंदाज, लोगों को परखने की कला और सबसे बड़ी बात वो नैतिकता जो उसने क्राइम में भी बरती थी। ना छिछोरापन, ना कत्ल और ना बेकार की वो हिंसा। मुंबई बंदरगाह उस वक्त सोने का खजाना था। सूटकेस, ट्रंक्स और कंटेनरों में विदेशी घड़ियां, सोना, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ आता था और उतना ही काला सफेद खेल भी खेला जाता था। मस्तान को खेल समझ आ गया। साधारण मजदूर से वो धीरे धीरे बन गया बंदरगाह का बिचौलिया और फिर 60 का दशक आते आते उसके हाथों में था मुंबई का सबसे संगठित स्मगलिंग नेटवर्क। एक वक्त हमारे देश भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगी घड़ियां और ज्वेलरी की तस्करी का बोलबाला था। अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे महंगे टैक्स से बचने के लिए लोग तस्करी को चुनते थे और हाजी मस्तान तस्करी के इस खेल का बादशाह बन गया था। ठीक 12 साल बाद हाजी मस्तान की मुलाकात गुजरात के एक बड़े तस्कर सुकूर नारायण बखिया से हुई। दोनों की खूब जमी। फिलिप्स के ट्रांजिस्टर, रेडियो और घड़ियां ये तब की शादियों में सबसे ज्यादा दिए जाने वाले दहेज के रूप में देखे जाते थे। धीरे धीरे हाजी मस्तान की कमाई आसमान छूने लगी और एक वक्त का कुली मस्तान अब मस्तान भाई बन चुका था। उस वक्त सोने की तस्करी मुंबई का सबसे बड़ा धंधा थी और इस धंधे का बादशाह एक ही नाम, हाजी मस्तान। कस्टम अधिकारियों से लेकर बंदरगाह के अफसरों तक हर कोई उसकी पकड़ में था। मस्तान के पास सिर्फ पैसे नहीं थे, उसका दिमाग चलता था। जहां दूसरे तस्कर डरते थे, मस्तान खेल की चाल बदल देता था। समंदर की लहरों के साथ उसकी गाड़ियों के काफिले चलते थे। रात की अंधेरी सड़कें उसके कारवां की साक्षी बन जाती थी और मुंबई धीरे धीरे उसके कदमों में झुकने लगी। हाजी मस्तान सिर्फ तस्कर नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड का स्टाइल आइकन था। सफेद कपड़े, सफेद गाड़ियां और बालों में कंघी का एक खास स्ट्रोक, ये उसकी पहचान बन गया। वो चलता नहीं था, लगता था जैसे हवा में तैरता है। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री किसी सुपरस्टार की तरह होती थी। उसकी एक नजर, एक इशारा और सामने वाले की किस्मत बदल जाती थी। मुंबई की गलियां ही नहीं, फिल्म नगरी भी उसके प्रभाव से अछूती नहीं थी। उस दौर के कई बड़े फिल्म स्टार मस्तान का नाम सुनकर सावधान हो जाते थे। स्टूडियो में उसका आना, पार्टी में उसका दाखिल होना, किसी बड़े प्रोड्यूसर से मिलने का उसका बुलावा, सब कुछ बताता था कि फिल्मों का बाजार भी बिना मस्तान के इशारे के नहीं चलता। कहा जाता है कि कई फिल्मों को पैसा, कई कलाकारों को सुरक्षा और कई निर्देशकों को रास्ता मस्तान ही देता था। मस्तान ये अच्छी तरह जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी इमेज है और यही वजह थी कि धीरे धीरे पूरी बंबई उसके इसी अंदाज पर फिदा हो चुकी थी। साल 1970 में मस्तान हाजी मस्तान बन चुका था। वो हज कर चुका था और अब वो कुलीगिरी नहीं बल्कि रसूख की सैर किया करता था। सफेद डिजाइनर सूट, महंगी गाड़ियां, मुंह में सिगार और समंदर किनारे बालकनी से जहाज को निहारने का वो तरीका मस्तान का अपना स्टाइल था। बॉलीवुड जो उस वक्त धीरे धीरे जवान हो रहा था, वो मस्तान के इसी अंदाज का दीवाना हो चुका था। लेकिन मुंबई का दिल सिर्फ मीरा रोड से माहिम तक नहीं धड़कता। उसकी नब्ज अंडरवर्ल्ड के धंधों में बसती है और जहां कारोबार, वहां दुश्मनी पनपना तय है। मस्तान के सामने कई छोटे बड़े गैंग उभर रहे थे, वरदराजन, मुड्डियार और बाद में दाऊद इब्राहिम। पर उस वक्त मस्तान का कद इतना बड़ा था कि कोई सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता था।
मुंबई की गलियों में एक ही नाम सबसे भारी था, मस्तान भाई। दिलचस्प बात यह है कि हाजी मस्तान के राज में गोलियां कम चलती थी, दिमाग ज्यादा चलता था। वो लड़ाई से पहले बातचीत करता था। जहां दूसरे डॉन हिंसा को रास्ता बनाते थे, मस्तान सेटिंग को हथियार बनाता था। कहा जाता है एक फोन, एक मुलाकात, एक सौदे का संकेत और मामला खत्म। वो हिंसा से नहीं, अपनी प्रतिष्ठा से डर पैदा करता था। यही वजह है कि मुंबई में लोग कहते थे, मस्तान से दुश्मनी सीधा बर्बाद होने का रास्ता। 70 का दशक आते आते सरकार की नजरें उस पर और कड़ी हो गई। तस्करी के कई मामलों में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जेल ने मस्तान को और तेज बना दिया। वो बाहर आया तो सिर्फ तस्कर नहीं, एक राजनीतिक खिलाड़ी बन चुका था। उसने अपना संगठन बनाया, गरीबों की मदद शुरू की और मुंबई के मुस्लिम इलाकों में एक नेता की छवि गढ़ ली। अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नाम नहीं था, मुंबई की सामाजिक सियासी बुनावट का हिस्सा बन चुका था। लेकिन चाहे छवि बदली हो, इतिहास इतिहास होता है। मुंबई आज भी मानती है कि पहला असली डॉन हाजी मस्तान ही था। उसने अंडरवर्ल्ड को एक कारोबारी ढांचे में बदला, संगठन दिया, नीतियां दी और वो रास्ते बनाए जिन पर आगे चलकर दाऊद, अरुण गवली, अश्विन नाइक जैसे बड़े नाम उभरे। वो अपराधी था, लेकिन अपने नियमों वाला अपराधी। वो तस्कर था, लेकिन अपनी सीमा रेखाओं वाला तस्कर। वो डॉन था, लेकिन किंग पिंग से ज्यादा मुंबई का सुल्तान कहलाया। हाजी मस्तान की कहानी सिर्फ अंडरवर्ल्ड की कहानी नहीं, यह उस शहर की दास्तान है जो सपने भी पालता है और कसाई भी बना देता है। गरीबी में जन्मा एक लड़का समंदर की लहरों पर खेलते खेलते मुंबई का पहला डॉन बन जाता है। कहते हैं मुंबई में कई डॉन आए, कई गए, लेकिन बेताज बादशाह का सिंहासन सबसे पहले हाजी मस्तान ने ही संभाला था। ये था हाजी मस्तान की क्राइम कुंडली का वो अंधेरा अध्याय जिसने उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की चोटी पर पहुंचा दिया। लेकिन कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता। एक कहानी, एक संघर्ष, एक भूख उसे उस रास्ते पर ले जाती है। अब जरा चलते हैं उसके बचपन की परवरिश, उसके बैकग्राउंड की तरफ। दक्षिण भारत का एक छोटा सा इलाका, तमिलनाडु के कुड्डालोर। मिट्टी सूखी, रोजगार कम और लाचारी हर घर की किस्मत। इसी मिट्टी में 1 मार्च 1926 को जन्मा मस्तान हसन मिर्जा, एक ऐसा बच्चा जिसकी हथेली में गरीबी ने ही पहला खिलौना रख दिया था। घर आधा पक्का, चारपाई टूटी, बर्तन कम, पेट हमेशा खाली। मस्तान के पिता एक साइकिल मैकेनिक थे, छोटी सी दुकान और उसमें भी छोटे दाम। सारा दिन कड़ी धूप में पैडल, ब्रेक और चेन खोलते बंद करते, लेकिन कमाई इतनी नहीं कि परिवार चैन से 2 वक्त की रोटी खा सके। मस्तान का बचपन पढ़ाई से ज्यादा मेहनत में बीता। स्कूल जाता, लौटकर पिता का हाथ बटाता और रात को भूख मिटाने के लिए पानी पीकर अक्सर सो जाया करता। गरीबी ने उसे छोटा नहीं किया, उसके भीतर एक आग जलाई। उस आग का नाम था कुछ बनने की जिद। वो दूसरे बच्चों की तरह सपनों में नहीं खेलता था,
सपनों को पकड़ने की सोचता था, पर गांव में सपने नहीं पलते, सिर्फ जरूरतें पलती हैं। और उसी जरूरत ने उसे एक दिन दक्षिण से उठाकर मुंबई की ओर धकेल दिया। किशोर उम्र का मस्तान, जेब में 2-3 रुपए, हाथ में एक छोटा सा थैला, दिल में सिर्फ इतना विश्वास कि मुंबई जाऊंगा, कुछ करूंगा। ट्रेन की खिड़की से हवा टकराती रही, पर उसके दिमाग में एक ही सवाल, मुंबई मुझे अपनाएगी या निगल जाएगी। घर में रोटी नहीं थी, पैसे तक नहीं थे, लेकिन जब भूख ने पेट का दरवाजा खटखटाया तो मस्तान का पूरा परिवार मुंबई की ओर चल पड़ा। सपनों का वो शहर जहां चमक दमक और गरीबी एक साथ सांस लेती थी। मुंबई को उस वक्त के लोग बंबई के नाम से जानते थे। मस्तान के पिता ने मुंबई की कॉन्फ्रेड मार्केट के बंगाली टोला में एक साइकिल पंचर की दुकान खोल ली। मस्तान वहीं बैठा शहर की चमक दमक देखा करता था और यही सोचता था कि क्या उसका कैनवास हमेशा खाली रहेगा। मुंबई, जहाजों का शोर, लोहे की गंध, भीड़ का तूफान, और उसी तूफान में उतरता है गांव का दुबला पतला लड़का मस्तान। शहर में ना रिश्तेदार, ना रहने की जगह। पहली रात रेलवे स्टेशन की बेंच पर गुजारी। सुबह भूख लगी तो चाय पी और काम ढूंढने निकल पड़ा। आखिर उसे काम मिला, मुंबई बंदरगाह पर मजदूर का काम। दिन भर जहाजों से उतरते बक्से ढोता, लकड़ी, मशीनें, कपड़े, विदेशी सामान, सबका बोझ उसके कंधों पर था। जिस बंदरगाह को लोग सिर्फ काम की जगह कहते थे, मस्तान ने उसे भविष्य का दरवाजा समझा। कमाई इतनी थकाऊ और पेट फिर भी पूरा नहीं भरता। रात को वो कोने में बैठता, दाल चावल का छोटा सा डिब्बा खोलता और सोचता कभी मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन कैसे। मुंबई उसके लिए दया नहीं रखती थी, लेकिन मौका जरूर देती थी। कुछ महीनों बाद उसे महसूस होने लगा, जहाजों पर सिर्फ वैध सामान नहीं आता। कई बक्से ऐसे थे जो कागजों में नहीं लिखे होते थे। वो बक्से जिनमें घड़ियां, सिल्वर, विदेशी कपड़े और कई बार सोना होता था। और उन बक्सों के आसपास कुछ खास लोग घूमते थे, तस्कर, एजेंट और कस्टम से सेटिंग वाले अफसर। मस्तान उन लोगों को गौर से देखता था। वो कैसे बात करते हैं, कैसे बक्से बदलते हैं, कैसे एक संकेत पर माल गायब हो जाता है। वो खामोश रहता, लेकिन हर चाल समझता था। धीरे धीरे उसने बंदरगाह के छिपे खेल की पूरी बिसात पहचान ली। एक दिन तस्कर को मजदूर की जरूरत पड़ी। मस्तान को बुलाया। उसने काम इतनी सफाई से किया कि तस्कर ने उसकी पीठ थपथपाई और ये उसकी पहली कनेक्शन बनी। यही वो बिंदु था जहां मजदूर मस्तान एक नेटवर्क का हिस्सा बनने लगा। वो चोरी नहीं करता था, वो सिर्फ कुशल मजदूर की तरह अवैध सामान को सही हाथों तक पहुंचाता था। वो जान चुका था मुंबई का सबसे बड़ा पैसा समंदर के सीने में निकलता है, और अगर जिंदगी बदलनी है तो इसी समंदर के रास्ते बदलनी होगी। बंबई में धीरे धीरे 10 साल बीत चुके थे। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और छोटे से लेकर बड़ा रोजगार सभी फल फूल रहे थे। लेकिन मस्तान की जिंदगी अब भी खाली और बहुत सादी थी। तभी उसकी मुलाकात अचानक गालिब शेख से हुई। गालिब शेख को एक ऐसे चालाक लड़के की तलाश थी जो डॉक पर कुली बनकर होशियारी से सामान की तस्करी कर सके। मस्तान का एक खास गुण, वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। गरीबी ने उसे चुप रहना सिखाया था और यही चुप्पी मुंबई के काले बाजार में उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। जब पहली बार उसने तस्करी के एक छोटे काम से बड़े पैसे कमाए तो उसे लगा जैसे उसके बचपन के सारे घाव भर गए हों। वो मजदूर नहीं, अब नेटवर्क का विश्वसनीय आदमी था। उसने खुद को साबित किया, तेज, समझदार, भरोसेमंद। कस्टम के कुछ लोग पहचानने लगे, छोटे तस्कर उसका नाम लेने लगे और बड़े तस्कर उसकी तरफ देखने लगे। सुबह मजदूरी, रात नेटवर्क के लोगों से मुलाकात,
धीरे धीरे ये रातें लंबी होने लगी और मजदूरी छोटी। हाजी मस्तान एक ऐसा तस्कर और गैंगस्टर था जिसने उस वक्त अपनी इमेज के दम पर पूरी बंबई को अपना दीवाना बना लिया था। सफेद सूट, सफेद जूते, सिगार और समंदर को निहारने का वो अंदाज ये मस्तान का अपना स्टाइल था, जो उस वक्त पूरे बॉलीवुड के नायकों के लिए एक प्रेरणा की तरह था। मस्तान की जिंदगी बॉलीवुड, राजनीति और अपराध का एक अनोखा मिश्रण थी। मस्तान ने यह साबित कर दिया था कि इमेज ही सब कुछ है। मस्तान की कहानी आज भी बंबई की गलियों में गूंजा करती है। एक ऐसे डॉन की कहानी जिसने बिना गोली चलाए लोगों के दिलों पर राज किया। जो लड़का कभी अपने पिता की दुकान में साइकिल की टूटी चेन जोड़ता था, अब मुंबई में सोने की चेन के एक नई कहानी लिख रहा था। गरीबी ने उसे भूखा रखा, भूख ने उसे तेज बनाया और यही तेजी उसे अंडरवर्ल्ड के ऊपर तक ले गई। उसकी कहानी बताती है कि डॉन बनने के पीछे नशा नहीं, कई बार भूख और मजबूरी भी होती है। उसकी असली शुरुआत गरीबी से निकलकर मुंबई बंदरगाह पर खड़ी हुई थी। वही उसने अपनी नजर, दिमाग और नेटवर्क तैयार किया, जो आगे चलकर उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला संगठित डॉन बनाएगा। तमिलनाडु की सूखी मिट्टी से उठकर मुंबई के नमकीन समंदर तक पहुंचा मस्तान हसन मिर्जा। संघर्ष ने उसके पैरों में छाले दिए, गरीबी ने उसकी हड्डियां तोड़ी, लेकिन इन्हीं जख्मों ने उसे उस रास्ते पर धकेला जहां एक दिन वो हाजी मस्तान के नाम से मुंबई का सबसे बड़ा नाम बन गया। तो ये थी हाजी मस्तान की कहानी, जिसने गरीब लड़के को अंडरवर्ल्ड का सबसे संगठित डॉन बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मस्तान सिर्फ तस्कर नहीं था, वो बॉलीवुड का बड़ा खिलाड़ी बना, फिर राजनीति में आया और आखिरकार अपनी जिंदगी के अंत तक मुंबई का एक नाम बना रहा। हाजी मस्तान का रुतबा मुंबई की गलियों से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका था। फिल्मों में पैसा चाहिए और पैसा था मस्तान के पास। कई निर्देशकों, प्रोड्यूसरों को उसने मदद दी। कहा जाता है कि स्टूडियो में उसकी एंट्री सुपरस्टार की तरह ही होती थी। वो लोगों को धमकाता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। फिल्मों में इन्वेस्टमेंट, स्टार्स के झगड़े सुलझाना और प्रोडक्शन को सुरक्षा देना, ये सब उसके नेटवर्क का हिस्सा था। बॉलीवुड मस्तान की माशूका बन चुकी थी। कई बड़े स्टार उसे सम्मान देते थे, कई उसकी छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करते थे। मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था और फिल्मी अभिनेत्री मधुबाला को बहुत पसंद करता था। कहा तो ये भी जाता है कि वो उनसे मोहब्बत करता था। यकीनन ये पसंद एक तरफा थी। मस्तान को मधुबाला तो नहीं मिली, लेकिन एक स्ट्रगल कर रही अभिनेत्री सोना मिल गई। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिलती थी और शायद यही वजह थी कि मस्तान की जिंदगी में उनकी एंट्री हुई। कहते हैं वो मधुबाला पर बहुत फिदा था। दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन दोनों में कभी रिश्ता नहीं बन पाया। इसीलिए हाजी मस्तान ने मधुबाला जैसी दिखने वाली ही एक और एक्ट्रेस सोना से शादी कर ली। सोना की फिल्मों पर मस्तान ने खूब पैसा लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, इन बॉलीवुड के दिग्गजों से मस्तान की यारी के किस्से बंबई की गलियों में गूंजते थे। उसका रसूख कुछ ऐसा था कि उसके कामों को ही लोग एक अलिखित कानून मानने लगे थे। मस्तान का अपराध एक सिस्टम बन गया था। कहा तो ये भी जाता है कि दीवार के रोल को सही से निभाने की चाहत में अमिताभ बच्चन भी उसके घर जाते थे। सोना और मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद के दिनों में बदनामी का खौफ इतना था कि फिल्मी दुनिया से इतनी नजदीकियां होने के बाद भी उसकी मौत पर सिवाय मुकरी के कोई फिल्म हस्ती नहीं पहुंची।
70 के दशक में सरकारी एजेंसियों की पकड़ बढ़ी, तस्करी के केस, जेल की सजा, लेकिन जेल ने उसे बदल दिया। मस्तान बाहर आया और गरीबों के बीच अपनी नई राजनीति शुरू कर दी। उसने दलित मुस्लिम संघर्ष समिति बनाई। स्लम इलाकों में उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। अंडरवर्ल्ड के डॉन की छवि धीरे धीरे नेता की पोशाक में बदलने लगी, लेकिन बैकग्राउंड कभी नहीं छूटा। वो आज भी मुंबई के इतिहास में अंडरवर्ल्ड का पहला संगठित चेहरा माना जाता है। 1975 में इमरजेंसी ने देश को झकझोर कर रख दिया। मस्तान को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन वहां भी उसका रुतबा कायम रहा। अफसरों को महंगे तोहफे, वीआईपी ट्रीटमेंट, मस्तान का स्वैग ही अलग था। लेकिन एक दिन अचानक जेल में उसकी मुलाकात होती है जयप्रकाश नारायण से। जेपी की सादगी और विचारों ने मस्तान को हिला कर रख दिया। 18 महीने बाद जब वो बाहर आया तो उसने अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं उसने इंदिरा गांधी को रिहाई के लिए पैसे की पेशकश की थी, पर बात नहीं बनी। इमरजेंसी में उसने कई नेताओं को छुपने में मदद भी की, जिसका फायदा उसे बाद में मिला। एक वक्त था जब हाजी मस्तान का रुतबा अपने चरम पर था। पूरे मुंबई में उसका जलवा था। कहते हैं इंदिरा गांधी तक उसकी धमक की गूंज थी। लेकिन जब आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी के आदेश पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाजी मस्तान भी उन्हीं में से एक था। जेल में हाजी मस्तान की मुलाकात जेपी से हुई और कहा जाता है कि इसी मुलाकात ने हाजी मस्तान की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। 1980 में मस्तान ने राजनीति में किस्मत आजमाई। दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंगठन बनाया। एक गैंगस्टर का दलित मुस्लिम एकता की बात करना तब के समय की सबसे अनोखी बात थी। बॉलीवुड स्टार दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार भी किया। लेकिन आप तो जानते ही हैं, राजनीति कुछ अलग ही चीज है। यहाँ मस्तान को कामयाबी नहीं मिली, फिर भी उसने कभी गोली नहीं चलाई, ना हिंसा का रास्ता अपनाया। उसका रसूख उसकी शराफत से था। हाजी मस्तान एक पार्टी बनाकर मैदान में उतर आया। दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार भी किया। उसका इरादा मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे सत्ता हासिल करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हाजी मस्तान ने वीपी सिंह का प्रचार भी किया था और काशीराम का। वो वीपी सिंह की तरह ही सत्ता में आगे बढ़ना चाहता था। वो खुद को बाबा साहेब कहलवाना पसंद करता था। कई दशक तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करने के बाद 80 के दशक की शुरुआत में हाजी मस्तान की ताकत में कमी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड में नई ताकतें उभरने लगी थी। नए गैंग्स ने हाजी मस्तान की प्रासंगिकता को काफी कम कर दिया था। पच्चीस जून 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई। तब तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदल चुका था। दाऊद इब्राहिम कासकर, जो कभी मस्तान के लिए काम करता था, 1993 के बम धमाकों के बाद से शहर छोड़कर भाग गया। मस्तान ने मुंबई को अपनी महबूबा माना था, लेकिन दाऊद ने उसी शहर को गहरे जख्म दिए। वो इन सब से दूर मस्तान को गोद लिया बेटा सुंदर शेखर आज भी मुंबई में भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ चलाता है। मस्तान की 3 बेटियां हैं, कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा और शमशाद। ये तीनों अलग अलग शहरों में हैं। सोना की बेटी हसीन मिर्जा ने दावा किया कि वो मस्तान की बेटी है और उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी रही। ये सारी कहानियां आज भी कोर्ट में कहीं न कहीं उलझी हैं। कहते हैं कि मुंबई के हर बड़े डॉन का किताब में पहला चैप्टर हाजी मस्तान के नाम से शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड का पहला संगठित चेहरा, मुंबई का सुल्तान और इतिहास का ऐसा किरदार जिसने अपराध को कारोबार और कारोबार को नेटवर्क में बदल दिया। आज हिस्ट्री शीटर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और अपराधी, किसी और कुख्यात की क्राइम कुंडली के साथ।